बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि 101 वाला जो पेपर था हिंदी साहित्य का वो हमने आपको दिखा दिया। उसके 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हमने आपको जो है सॉल्व करवा दिया। उसके बाद में 103 वाला भी हमने सॉल्व करवा दिया और 102 वाला आपका रह गया था। तो ये आपको जो है मेरे हमने देखा तो हमारे जो है गैलरी में फ़ोटोज़ मिली और हमने इसको कलेक्शन किया। उसके बाद में हमने देखा कि 102 वाला आपका नहीं हुआ था। डीडीयू यूनिवर्सिटी जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ। उसमें 3 पेपर पूछे गए थे हिंदी साहित्य के और तीनों के तीनों पेपर जो है आपकी प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के लगा दिए गए हैं। आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 30 आपका 102 वाला जो आपका कोड है वो वाला पेपर है। अर्थात इसमें जो है आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास, जो हिंदी साहित्य में जो एक प्रकार से मुख्य रूप से आपके जो कवि हैं संकलित है आपके पाठ्यक्रम में, उनसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। और जो पेपर 103 था वो भी इसी से संबंधित था और जो 101 वाला पेपर था वो व्याकरण था अर्थात ग्रामर था। तो ये तीनों आप 40 4 3 12 120 प्रश्न अगर जो विद्यार्थी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं अगर उन्होंने देख लिया तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती है तो लगभग यहीं से प्रश्न फंसने का चांस एकदम से बहुत ज़्यादा 80% है। और आपको बता दूं मेरा ऑब्जेक्टिव मॉडल एक पड़ा हुआ है, वो भी आपके प्लेलिस्ट में हमने सजा दिया है उसको, तो उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी सारी की सारी वीडियो जितने भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसकी व्याख्या हमने दे दी है। और महासंग्राम वीडियो हिंदी साहित्य की दे दी है, हिंदी साहित्य के इतिहास की, और एक और 3 4 वीडियो, लगभग 5 वीडियो महासंग्राम है कवियों के उनके जीवन परिचय और उनसे रिलेटेड जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो लगभग अगर इतना आप लोग देख लेंगे 40 से 45 वीडियो है। पूरा का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया। तो जो देखें तो पूरा का पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट कर सके तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना समय बचा हो डेली आप 2 से 3 वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदी साहित्य जो कि आपको बहुत जटिल विषय वस्तु लगती है उसको आपको बहुत सरलता से समझाने का प्रयास शुक्ला एसडी पॉइंट के द्वारा किया गया है और लगातार किया जाता रहेगा। आपका पेपर यह है, डीडी यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ, 40 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और इसकी व्याख्या मैं मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये 40 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बता दूं ये टॉनिक के रूप में कार्य करेंगे आपके शरीर में, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। और आपको बता दूं तो हिंदी साहित्य की छात्र छात्राएं यह वीडियो देख करके लाभान्वित हो पाएंगे जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है, जिनकी लिखित होनी है। उनका पेपर हमने जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर हुआ लिखित का, उसका भी हमने पेपर आपको लिखित वाला दिखाया था अपने मॉडल पेपर में। वहाँ का सारा प्रश्न उसमें फंस गया। ऑब्जेक्टिव वाले से बहुत सारे प्रश्न इसमें फंसे हैं। आप देखेंगे लगभग 35% 35 क्या लगभग 30% जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमने कहीं ना कहीं वीडियो में आपको बता ही दिया है। तो आइए देखते हैं। बड़े ही सरल प्रश्न थे और कहीं पर कुछ आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि ढूंढने वगैरह की, बड़े ही सरल प्रश्न थे। आइए चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास किसकी लगवा दें मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे आप लोगों की डिमांड है कि सर जी जो है आप जो है पेपर लगे हुए हैं किसके, तो जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में पेपर लगा हुआ, उसमें आहार एवं पोषण अर्थात फूड और न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन, ये आपके पाठ्यक्रम में अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में शामिल किया गया है। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी एंड बीएससी एजी के साथ ही साथ क्या है भाई बीएससी होम साइंस, इन सभी में कॉमन है, जरूर पूछा जाएगा, मतलब कि पेपर आएगा। तो आपका चाहे पेपर आहार और पोषण का है, चाहे स्वच्छता का है, हाइजीन का है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर आपके समक्ष हमने दे दिया। उसमें 100 से अधिक प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया। हमने जो है केयर एंड जो है हेल्थ एंड केयर का पेपर आपको दे दिया हमने। अब कल की जो आज की वीडियो अभी आपके सामने रात के 9 बजे से लाइव होगी, उसमें हम बताएंगे क्या आहार एवं पोषण अर्थात फूड एंड न्यूट्रिशन पर बेस्ड लगभग 100 से अधिक प्रश्न उसमें होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो वो मॉडल पेपर अभी देख लीजिएगा, सॉल्व करवा दिया हमने 100 पेपर, मतलब 100 से अधिक प्रश्न उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करें। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। पहला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। पहला प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा किसने कहा। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा प्रश्न है। तो भाई किसने कहा आदिकाल को वीरगाथा काल, सबसे पहले ही नाम दिया है रामचंद्र शुक्ला जी ने। आपको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ला जी जो हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का जब काल विभाजन किया तो इन्होंने एक वैज्ञानिक आधार रखा और एक प्रकार से प्रवृत्तियों के हिसाब से रखा। तो एक तो भाई ये आदि काल कहा उन्होंने, आदि मतलब पुराना काल, तो एक आदि काल बताया और एक दूसरा काल क्या कहा था वीरगाथा काल कहा था। वहीं बात की जाए तो उसको पूर्व जो है पूर्व मध्यकाल कहा किसको, भक्ति काल को, और उसके बाद में उत्तर मध्यकाल कहा रीति काल को। और रीति काल नाम किसने दिया, तो रीति काल रामचंद्र शुक्ला जी का नाम है। भक्ति काल किसका नाम है भाई, रामचंद्र शुक्ला जी ने ही दिया है। और उसको आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा भी दी है किसने, रामचंद्र शुक्ला जी ने। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न भी हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया क्या भाई कि आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो ये भी प्रश्न हमने आपको बताया है कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा, कला काल किसने कहा, ये सब हमने खूब बताया आपको, रीतिकाल को। ठीक, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा भैया, तो आदिकाल को जो सिद्ध सामंत काल कहा है वो हमारे पंडित राहुल संकृत्यायन महोदय ने कहा है। किसको सिद्ध सामंत काल कहा, किसको, आदिकाल को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम से में और आपके एग्जाम से बन सकता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर, जितने भी प्रश्न यहाँ पर बने हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। आपका पेपर अगर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा तो 100 में से लगभग और लगभग 40% तो ये आ ही जाएंगे, ये कन्फर्म मान करके चलिए। 40 जो आपका पेपर नंबर 102 मतलब 103 वाला पेपर है उससे लगभग 40% आपके फंस जाएंगे। 80% तो आप मान के चलिए इसी पेपर से फंस जाएंगे। बाकी जो बचते हैं मेरे मॉडल पेपर से फंस जाएंगे, सबका सब आपका आ जाएगा। आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की खास करके ऑब्जेक्टिव होनी है अभी, तो उनके लिए जो है लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हैं या फिर CSGM यूनिवर्सिटी के हैं, CCSU मेरठ यूनिवर्सिटी के हैं, सिद्धार्थनगर बलिया विश्वविद्यालय मतलब सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय से हैं, तो किसी भी विश्वविद्यालय से आप हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता। आप लोगों को ये पता है कि सिलेबस यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग नहीं होता। नया सिलेबस जो आया है नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी का सेम सिलेबस है। इसीलिए अब आपको एक मदद ये मिल रही है शुक्ला ऑनलाइन के माध्यम से कि अब आप जो है परीक्षा से पहले ही अपने प्रश्न पत्र को देख पाएंगे कि हाँ प्रश्न पत्र कैसे आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कहीं अलग से विदेश से प्रश्न नहीं बना के कोई व्यक्ति भेजेगा, यही प्रश्न ही बनते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही प्रश्न होते, तो यही जनरली पूछा ही जाता है। क्योंकि अब बच्चे को ऐसे प्रश्न से अवगत करवाया जाता है इसमें, ताकि वो हिंदी साहित्य के बारे में रुचि उसके अंदर पैदा हो और जाने हिंदी साहित्य के बारे में। तो देखें, तो भाई प्रश्न क्या है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो सिद्धों की संख्या सिद्ध सामंत काल जो किसने कहा भाई, सिद्ध सामंत काल हमने बताया था, राहुल संकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। तो उसमें सिद्ध जो है 84 एक रचना आपको पता होगी, 84 वैष्णवण की वार्ता, ये रचना जो है उसमें 84 जो है सिद्धों के बारे में, 84 सिद्धों के बारे में बताया गया है। तो यहीं पर कितने संख्या में है भाई, 84 जो है संख्या है किसकी, सिद्धों की। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं। तो जैन ग्रंथ जो श्रावकाचार्य है उसके रचनाकार कौन है भाई, उसके रचनाकार आपके कौन है, देवसेन है। कौन है, देवसेन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या कितनी भाई, 9 नाथ हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो नाथ साहित्य जो है भी उसी को कहा जाता है, मतलब उसके एक पार्ट है, उसकी एक प्रवृत्ति है नाथ साहित्य जो है वीर गाथा काल में ही आप देखेंगे। तो ये आपका जो है 9 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 6वां नंबर प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न आपके जो है सिलेबस, अगर सिलेबस वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें ये भी है, गोरख बानी जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो गोरख बानी जो पुस्तक है उस पुस्तक के संपादक कौन है, प्रश्न पूछा गया है। तो गोरख बानी पुस्तक के संपादक कौन है भैया, गोरख बानी पुस्तक के संपादक है जो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है, ये इसके क्या है भाई, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है ये गोरख बानी नामक पुस्तक के लेखक हैं, जिसमें गोरखनाथ के जो है वाणियों के संग्रह को रखा, गोरखनाथ के द्वारा जो है लिखे गए जो दोहे हैं उनको यहाँ पर संग्रहित करने का प्रयास किया गया। तो ये पुस्तक प्रकाशन करवाया था किसने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। ओके, संपादन किया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष 7वां नंबर प्रश्न। तो ये सब हमने मॉडल पे मतलब कि उसमें ही बताया था, बार बार गोरखनाथ को हमने पढ़ाया होगा तो उसमें ये भी बात बताई होगी। 7वां नंबर प्रश्न है, चंद्र बरदाई की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो खुमान रासो नहीं है, परमाल रासो नहीं है बिल्कुल भी, हमीर रासो भी नहीं है इनकी। तो रचना कौन सी है आपकी, पृथ्वीराज रासो जो है इनकी रचना है, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर इसका डी है। तो किसकी भाई, चंद्र बरदाई की रचना कौन सी है इसमें, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई की रचना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, खुमान रासो की रचना किसकी है, खुमान रासो रचना किसकी भाई, तो खुमान रासो जो रचना है वो किसकी है भाई, खुमान रासो दलपत विजय की रचना किसकी है, दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है खुमान रासो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो शिष्य थे। हमने खूब चिल्ला मतलब सारे के सारे प्रश्न लगभग बताए हुए आ रहे हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे भाई, तो निजामुद्दीन औलिया के। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल घर खुसरो आपने रैन भई चौदेश, ये जो दोहा है ये अपने गुरु के संदर्भ में ही अमीर खुसरो ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 10वां नंबर प्रश्न है, बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो भाई
अगर आपसे पूछता कि बसंत विलास पुस्तक के रचनाकार कौन है, या बसंत विलास किसने लिखा, तो इसके रचनाकार कौन है? फागु गीत है, ये गुजराती प्राचीन गुजराती भाषा में है। और ये जो बसंत विलास रचना है, इसके रचनाकाल मतलब कि इसका रचनाकार जो है वो पता नहीं चल पाया कि इसके रचनाकार कौन है, लेकिन इसका संपादन जो किया था सबसे पहले वो किया था जो है उनका नाम है केशवलाल हर्ष मतलब कि हर्षा राय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। बड़े ही शोध के तदुपरांत ये आप देखेंगे बहुत सारे स्थानों पर यही मिलेंगे, केशवलाल हर्षाद राय। तो केसर जो है यही करेक्ट आंसर होगा आपका नंबर सी वाला। ओके, तो 1923 ईस्वी में सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय महोदय ने बसंत विलास नामक पुस्तक का क्या किया था? संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये प्रश्न शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा नया था। अगला प्रश्न 11वां नंबर, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बार बार हमने आपको बताया था भक्ति जो है उस शब्द का जो हमको मिलता है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है भाई? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। 11वीं का क्या होगा? 11वीं का ए ऑप्शन। ओके, 11वीं का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, श्वेता श्वेतर उपनिषद। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 12वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके समक्ष आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को, बात की जाए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं कहा था, स्वर्ण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। तो अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पर स्वर्ण युग दिया है, अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पर स्वर्ण काल भी दिया हो, मतलब कि स्वर्ण काल दिया होता तो एकदम राइट आंसर जॉर्ज ग्रियर्सन लगता। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक अगर ऑप्शन और देता तो जॉर्ज ग्रियर्सन यहाँ पर गलत हो जाता। चूंकि अगर यहीं पर एक ऑप्शन और देता श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा है, जबकि जो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने उन्हें स्वर्ण काल कहा है। दोनों जो है शब्दों में अंतर है। स्वर्ण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कहा। स्वर्ण युग किसने कहा? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बाबू श्याम सुंदर दास है नहीं, इसीलिए जो स्वर्ण युग होगा, खास करके आप लोगों को ये अंतर पता भी नहीं रहा होगा। और ये अंतर बड़े बड़े जो है मतलब कि जो हिंदी साहित्य के टीचर हैं शायद उनको भी उतना डीप में ना पता हो, लेकिन हो सकता सभी को पता होगा, ये मैं आशा भी करता हूँ। तो ये बड़ी डीप बात है कि स्वर्ण युग और काल में, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंट मतलब कि इससे ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिलता है। और ना जिसने पेपर इसको बनाया है, जिस भी जो है टीचर ने बनाया होगा, जिस भी प्रोफेसर ने, उसको भी यह ध्यान नहीं रहा होगा। इसीलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन में केवल एक ही रखा। उसका ये मकसद नहीं था कि जो है श्याम सुंदर दास और जॉर्ज ग्रियर्सन में टकराव करे और बच्चे का नंबर काटे। अगर ऐसा थोड़ा सा अगर जो कंपटीशन का पेपर होता तो उसमें एक ऑप्शन में श्याम सुंदर दास मिलता और काफ़ी बच्चे जॉर्ज ग्रियर्सन लगाते और गलत हो जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। जिन बच्चों ने जॉर्ज ग्रियर्सन लगाया है उनको नंबर मिलेगा। ओके, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल घर खुश रो आपणे रैन भई चहु देश, गोरी सोवे सेज पर। देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल घर खुश रो आपने रैन भई चहु देश। कहती हैं कि जो है एक गोरी की भांति सो रही है, मतलब जब इनके गुरु हैं निज़ामुद्दीन औलिया, जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसी में भावुक होकर के जो अमीर खुसरो जी हैं उनके मुखार बिंदों से दोहा निकलता है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, मानो कोई गोरी सो रही हो, मुख पर अपने बालों को बिखेरे हुई सो रही है। इस प्रकार से जो है आत्मा एक प्रकार से जब निकल जाती है कहीं ना कहीं पे, तो शरीर एक प्रकार से उस भांति पड़ा रहता है जिस प्रकार से किसी स्त्री के मुख पर केस पड़ा हुआ हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है। चल घर खुसड़ो आपने रैन भई चहु देश, मतलब अब शाम हो चुकी है, अब अपने उस घर को जाने की बारी है, अर्थात परमात्मा के घर जाना है। अब यहाँ पर जो है चारों देश में, चारों तरफ जो है चारों दिशाओं में अंधकार हो गया है। अब हमको उस घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए जिस घर के लिए, मतलब जिस घर से हम यहाँ पर आए थे। ठीक, आपको शायद ना पता हो, एक कहानी, बड़ी फेमस कहानी, बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपके जीवन में शायद ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा सीख दे दे। श्रीमद् भगवत महापुराण की जब कथा सुनाई जाती है श्रोता को, तो उसमें लास्ट की सबसे कथा होती है। उसमें एक कथा है कि एक बार राजा परीक्षित बहुत ज़्यादा, जब 7 दिनों की कथा जो है लगभग पूर्ण होने वाली थी, बड़े ध्यान से कथा को सुनिएगा, मैं पढ़ाने के मकसद से था, लेकिन ये कथा याद आ गई तो आपको सुनना परम आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये कहानी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, उसके बाद में अभी हम और चलते हैं। ठीक है,
इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास। चलिए, तो सुखदेव स्वामी जो हैं वो कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को, और 7 दिन की कथा संपूर्ण हो जाती है, मतलब पूर्णता को प्राप्त होने वाली ही होती है। तभी राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि 6 दिनों की कथा लगभग संपन्न हो चुकी है, 7वें दिन की संपूर्ण होने वाली है। अब ये बताइए कि आपका जो मोह माया था वो आपका त्यागा, आप मरने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो राजा ने कहा कि जो है सुखदेव जी, अगर मतलब कि ब्राह्मण या फिर गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे तक्षक मुझे ना काटे। अभी भी उनको मोह माया है इस जीवन में रहने के लिए, अपने शरीर से अभी भी उनको मोह जो है नहीं गया। अब हुआ क्या, जो सुखदेव स्वामी थे उन्होंने कहा कि राजन, अभी ये कथा अधूरी है, आप उसको सुन लीजिए, उसके बाद में फिर बताइए। कहें कि ठीक है। तो कहा कि जो है कथा कहने लगे सुखदेव स्वामी बड़े ही मीठे स्वरों में, और गदगद जो है होकर के राजा परीक्षित कथा को सुनने लगते हैं। तो राजा मतलब कि सुखदेव स्वामी ने कहा कि एक राजा था, वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। धीरे शिकार खेलते खेलते वो एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे से तीसरे जंगल में निकल गया, और जो है शाम हो गई लेकिन कोई शिकार उसको नहीं मिला। अब रास्ते में क्या हुआ, उसका घोड़ा थक गया, उसने घोड़े को बांधा वहीं पर, और बगल में एक सरोवर था, वहीं पर जल ग्रहण किया। और उसके बाद में बगल में देखा थोड़ी दूर पर एक कुटिया है, और उस कुटिया से जो है मतलब लाल कलर की रोशनी जो है वो बाहर दिखाई पड़ रही है, और वहाँ पर एक सन्यासी जो है बाहर बैठा हुआ है, और वो जो है ध्यान में लगाए कर बैठा हुआ है। ऐसा राजा मतलब कि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे कौन, सुखदेव स्वामी। अब हुआ क्या कि वो जो राजा था वो जाता है, घोड़े से उतरता है, और वहीं पर उस जो है कुटिया में विश्राम की ओर जाता है। कहता है कि जो है अब सूर्य निकलने के बाद में मैं जो है सुबह निकलूंगा, इसीलिए जो है चूंकि दिशा भ्रम हो चुका है, पहले कोई जो है यंत्र होता नहीं था, या फिर सूर्य भगवान को देख करके ही दिशा का ज्ञान लगाया जाता था जंगल में। तो अब रात हो चुकी है, रास्ता भटक गया हूँ। तो अब वहाँ पर उनसे साधु से कहते हैं कि रास्ता भटक गया हूँ महाराज, अब यहाँ पर मुझे एक रात जो है अपनी कुटिया में जो है आसन दे दो, एक एक रात कुटिया में मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। तो बाबा कहता है, वो जो साधु रहता है कि नहीं, जो है आपको अगर मैं इस कुटिया में घुसने दूंगा तो आप बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है अतिथि, या फिर अतिथि नहीं, बहुत सारे भटके लोग जो है यहाँ पर आते हैं, लेकिन दोबारा जब उन्हें बाहर निकालने का समय आता है तो वो लोग जो है निकलना ही नहीं चाहते, मानो उन्हीं की कुटिया हो गई हो ऐसा। तो राजा ने प्रण किया, उस मतलब राजा ने कसम खाई कि मैं राजा परीक्षित जो है उदयाचल चल से अस्ताचल तक जिसका राज्य है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं सुबह होते ही इस कुटिया से बाहर निकल जाऊंगा। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा कसम वगैरह जब खा ली उसने, तब राजा मतलब कि जो साधु था उसने कहा कि ठीक है आप विश्राम करें। तो जब राजा जो उसमें जाते हैं, राजा उसमें गया, राजा जब उसमें, परीक्षित हमने बोल दिया क्या, नहीं परीक्षित। तो राजा जब उसमें गया, एक राजा जो था, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव स्वामी। तो राजा जब उसमें गया, वो राजा जो जंगल में शिकार खेलने गया था, उस कुटिया में गया, विश्राम करने लगा। तो जब विश्राम करने लगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो है वहाँ पर देखता है कि जो है हांड मांस और हड्डियों का ढांचा, मतलब पूरा का पूरा वो बना हुआ कोरव पार्टी जो कुछ लगता है उसमें, जो उसमें जो टटिया वगैरह बांधी हुई है, छप्पर वगैरह है, उसमें मांस के चीथड़े, चमड़े लटक रहे, बहुत ज़्यादा घिनौना है, बदबूदार है वो कुटिया जो है। लेकिन राजा उसमें जब लेटता है, किसी तरीके से जो है रात अपनी काटने लगता है। जब राजा सो जाता है उसी में, फिर सुबह होती है, सूर्य भगवान निकलते हैं, लेकिन जो वो है बाबा आता है सुबह, जो जिस बाबा की कुटिया है, वो उस राजा से कहता है कि राजन सुबह हो चुकी है, आपके वादे के मुताबिक अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। तब जो है वो राजा कहता है कि नहीं साहब, मुझे एक रात और सोने दो, मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो राजा कहता है, मतलब कि साधु कहता है कि मूर्ख क्यों नहीं बाहर निकल रहा है, बोला बहुत ज़्यादा यातनाएं मतलब कि उसको दे रहा है, लेकिन वो बाहर जो है राजा नहीं निकल रहा है। बार बार साधु के कहने पर वो राजा बाहर नहीं निकल रहा है। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना ही रहे होते हैं। तब तक राजा परीक्षित जो है बड़े ही जो है क्रूरता से, बड़े ही गुस्से में आकर के पूछते हैं सुखदेव स्वामी से कि जो है ब्राह्मण, कृपया करके ये बताइए कि उस राजा का क्या नाम था, वो राजा कौन है, वो भला वो ऐसा मूर्ख राजा कौन हो सकता है जो कि अपने जो है प्रतिज्ञा या अपने वचन से मुकर सकता है। तो जो है सुखदेव स्वामी ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वो राजा, वो मूर्ख राजा आप ही हो राजन, वो परीक्षित ही है जो कि उस कुटिया में, जो शरीर रूपी कुटिया है उसमें प्रवेश कर चुका है, और जो उसमें साधु है, साधु भगवान है, वो बुला रहा है अपनी, मतलब कि अपनी कुटिया से बाहर निकाल रहा है। जो शरीर है वो कह रहा है कि, मतलब शरीर रूपी जो साधु है वो कह रहा है कि बाहर निकलो, और वो जो जो मोह माया की जो एक प्रकार से जो है शरीर बनी हुई है, उससे वो जीव आत्मा जो है निकलने का प्रयास नहीं कर रही, नहीं निकल रही है।
तो उसके लिए जो है जब ऐसी कथा उन्होंने सुनाई तब राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ कि यहाँ पर मैं कुछ चंद समय के लिए आया था, बाकी मेरा जो है एक प्रकार से घर तो कहीं अलग है। तो वही बात यहाँ पर अमीर खुसरो जी के साथ हुई और उन्होंने निजामुद्दीन औलिया, और वही चीज़ जो है इनको भी ज्ञात होती है यहाँ पर अमीर खुसरो को, जो बात वहाँ पर राजा परीक्षित को ज्ञात होती है। तो ये बात हमने आपको बताई। कथा कैसी रही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं कभी कथा वगैरह पढ़ाई के बीच में सुनाता नहीं हूँ, लेकिन आपको मैंने सुना दिया। कैसी लगी कथा इसको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये भाई किसकी है, तो गोरी सेवज सेज पर मुख पर डारे केस, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी, अमीर खुसरो की। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है कि आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किस में है, परमार लासों में, विशलदेव रासों में, विजयपाल रासों में है, या फिर खुमार रासों में है भाई। तो किस में है, तो ये किस में है भाई, तो वो जो है परमार लासों में जो है आलखंड, परमार लासों को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 करेक्ट है। ओके, आल्हा उदल नामक जो 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है परमार लासों में आलखंड है। कि जैसे कि आप देखते होंगे कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए, धै दो डोला समर खेत मजे जीते तेले उठाए, हाथ पटक दे भई मजो तो 9 मन माटी लिए उठाए। और इसी प्रकार से जो है रिम झिम भाला बरसे वही मैदान के बीच मझाए। इस प्रकार से आलखंड में आप देखेंगे आल्हा उदल, आप आल्हा सुने कभी गांव वगैरह में जाकर के किसी से अगर याद हो, या आल्हा आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आल्हा, तो आपको आल्हा बहुत सारे लोकगीत है आल्हा, और गाते हैं खूब तरवार वरवार निकाल करके। तो कभी सुनिएगा, बड़ा ही जो है रोचक कहानी, बड़ा अच्छा लगता है, वीरतापूर्ण वर्णन है उसमें। और कि क्षत्रियों को लेकर के एक जो है पंक्तियां हैं कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये तो ये सब ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर जो कहा था, किसने कहा था भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय ने कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहा था। भाषा का डिक्टेटर कहा था किसने, कबीर को। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, रामचरितमानस में अयोध्या कांड के पूर्व कौन सा कांड है, पूर्व माने होता है पहले, तो अयोध्या कांड से पहले कौन सा है, बाल कांड है। अयोध्या कांड सबसे पहले बाल कांड, उसके बाद में कौन सा आता है आपका, अयोध्या कांड। उसके बाद में आपको जो है वन होता है राम भगवान को, तो अरण्य माने होता है जंगल, जंगल कांड अर्थात जो है आपका क्या आता है, अरण्य कांड आ जाता है। उसके बाद तीसरा कांड अरण्य कांड है। चौथा कांड कौन सा हो गया आपका, चौथा कांड है भाई किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद में आपका 5वां कांड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कांड आता है आपका सुंदर कांड। और उसके बाद में सुंदर कांड के बाद में आपका आता है कौन सा, जो है जो 5वां 7वां जो है 6वां कांड है वो है आपका लंका कांड। और जो 7वां कांड आपका आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा है, 7वां कांड जो आपका है वो है आपका उत्तर कांड। ओके, उत्तर माने बाद वाला कांड, ठीक। तो ये आपके जो है रामचरितमानस के कांड है, और एग्जाम से में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो चाहे आपकी परीक्षा सेमेस्टर में होती थी या नहीं होती थी, बीए फर्स्ट ईयर में भी ये प्रश्न लगातार आता है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, और इसको हमने बताया भी है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है आपके पाठ्यक्रम में। अब देखिए पाठ्यक्रम जो व्यक्ति देखे होंगे उनको ये प्रश्न पता होगा और कर लेंगे। आपके पाठ्यक्रम में शामिल जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है, जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है भाई, आपके पाठ्यक्रम में पूछ रहा है। आपके पाठ्यक्रम में जो जायसी जी की रचनाएं संकलित हैं, तो जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है भाई, तो कौन है, तो 17वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ओके, अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, गोकुल सबे गोपाल उदासी। प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग साधन जे उधो ते सब बसत ईस पुरकासी। जो है कहती हैं गोपियाँ उधो से, जब उधो ज्ञान की गठरी अपनी खोल देते हैं गोपियों के बीच में, तो गोपियाँ कहती हैं कि गोकुल सबे गोपाल उदासी, कि हे उधो जो गोकुल में तुम आए हो, तो गोकुल में सब लोग क्या हैं, गोपाल उदासी, मतलब गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण के मतलब उपासी, मतलब गोपाल उपासी है, उदासी बोल दिया क्या। तो गोकुल सबे गोपाल उपासी, मतलब कि यहाँ पर सब उपासक किसके हैं, गोपाल के उपासक हैं। सभी लोग यहाँ पर जो है गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले हैं। जोग अंग साधन जे उधो, हे उधो जो जोग अंग को साधते हैं, अर्थात जोग अर्थात जो योग है, योग साधना में वो लीन होते हैं। फिर जो आप निर्गुण जो है एक प्रकार से ब्रह्म की बात कर रहे हो, उसको साधने वाले कहाँ पर हैं, ते सब बसत काशी, मतलब वो सभी लोग ईसपुर काशी, वो ईसपुर काशी नाम मतलब कि काशी में बसते हैं, जो भगवान जो है शंकर की नगरी है, वहाँ पर जो है वो लोग रहते हैं, जो कि योग साधना पर बल देते हैं। और यहाँ पर गोकुल में आपकी जो है ज्ञान की कोई जो है कदर नहीं करेगा। यहाँ पर सभी लोग गोपाल के जो है उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के पूजन वाले हैं। तो यहाँ पर जब साकार में भगवान जो है मिल रहे हैं, तो निराकार भगवान की क्या आवश्यकता है, हे उद्धो अपने ज्ञान की एक प्रकार से जो व्यापार है वो जाकर के कहाँ पर करो,
इस प्रकाशी में करो या कहीं पर अलग करो, बट यहाँ पर मत करो। ऐसे गोपियाँ बड़े प्यारे प्यारे शब्दों से बड़े ही ज्ञानवान उद्धव जी को परास्त कर देती हैं। आगे देखते हैं। तो ये अब पूछा जा रहा है कि ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी भाई, सूरदास जी की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे। और आपको बता दें कि ऊपर वाला जो था ये सब हमने बताया है, हम सब जो आपका जो हमने पढ़ाया है सब उसी में पूरा का पूरा आपके पाठ्यक्रम से ही आ रहा है। संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो कबीरदास की। सभी लोग जानते हैं कि अच्छा 10-12 सभी में जो है था, संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे। अगला प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे भाई। 20वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में, 20वां नंबर प्रश्न है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया है और उतना और किसी कवि ने नहीं किया है। प्रसिद्ध कथन किसका है भाई, तो ये प्रसिद्ध कथन जो है वो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने ही वो सूरदास जी के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर है, बिहारी कवि हैं। बिहारी किसके कवि भाई, तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध के कौन है, केशव हैं आपके। रीतिबद्ध के कौन है भाई, केशव दास हो गए आपके, और भी जैसे देव हो गए, मतीराम हो गए, ये सब हो गए। रीति मुक्त धारा के कौन है आपके, घनानंद, बोधा, आलम, ये सब रीति मुक्त धारा से हैं। रीति सिद्ध धारा वह धारा होती है जो कि अलंकार ग्रंथों, अलंकार छंद काव्य शास्त्र का ज्ञान रखते हुए लेकिन काव्य शास्त्र में बंध करके या फिर जो है अलंकार ग्रंथों की रचना नहीं करते थे, वो थे मात्र बिहारी रीति सिद्ध काव्य के। ओके, अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। छापा तिलक तज दीन ही रे तो से नैना मिलई के, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एग्जाम से में लगातार आप देखेंगे कि ये जो है बलिया विश्वविद्यालय में इसका जो है व्याख्या करने के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर देख करके बड़ी अच्छा लग रहा होगा कि जो है ये पंक्तियाँ किसकी भाई, तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ, और आपसे पूछा गया था कि ये पंक्तियाँ किसकी है। इनकी व्याख्या भी हमने खूब करी है। तो ये भाई किसकी है, तो ये आपकी किसकी है, अमीर खुसरो की पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि जो है नौ पौरी पर दसवें जो है दसवें दुआरा, नौ पौरी पर दसवें दुआरा और त्यहीं पर बाज राज घरियारा, घरी सो बैठ गनई घरियारी, पहर पहर सो आपन बारी। ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये भाषा अंदाजी की ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग है। और ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग मात्र किसने किया है, जायसी ने किया है। किसने किया, जायसी महोदय ने किया है। तो यहाँ पर कबीरदास तो ऐसे आपके कट जाते, सूरदास ने अवधि का प्रयोग ही नहीं किया, कबीरदास ने भी नहीं करा है। तुलसीदास ने अवधि का किया है लेकिन संस्कृत निष्ठ किया, तत्सम तो ये भी कट गए। बचे कौन आपके, जायसी। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है, बीजक। बीजक रचना किसकी है भाई, तो बीजक जो रचना किसकी है, आपको पता है कि बीजक जो रचना है वो कबीर दास की है। बीजक वाणियों का संग्रह जो है उसके 3 खंड है आपके, साखी, शबद और रामायणी। ठीक, तो ये सब हमने खूब बताया है। कुछ आपको कुछ जो है बताने की जरूरत नहीं कि सबका सब प्रश्न हमने बताया है। सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, एक आध दो प्रश्न 10 मतलब कि 10 क्या 5-6 प्रश्नों को छोड़ करके। 25 नंबर प्रश्न है कि मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हर दुति होए। पहला ही दोहा बिहारी सतसई का, इसकी व्याख्या भी हमने खूब बताई है। 3-4 व्याख्या इसकी बताई है। पंक्ति है भाई किसकी है, प्रसिद्ध पंक्ति है किसकी, बिहारी लाल की है। और कौन लगा दिया, कबीर दास की। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है किसकी, बिहारी दास मतलब बिहारी लाल की है। बिहारी सही मात्र एक रचना है बिहारी की। अगला 26 नंबर प्रश्न, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको भी हमने चिल्ला चिल्ला करके खूब बताया आपको कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहिकाल, अली कली ही सौ बधेव आगे कवन हवाल। कि राजा से जो है बिहारी लाल ही कहते हैं। ये बिहारी लाल की पंक्तियाँ कौन, सूरदास को लगा रखा। देखिए अब ये भी ना पता हो तो फिर आप सोचिए कि आपको हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु, बिहारी लाल जो है राजा को समझाते हुए कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। कि अभी जिस जो है यौनावस्था को प्राप्त होना चाहिए उस लड़की को या स्त्री को जिसके साथ अभी आपकी शादी हुई रानी को, अभी वो पूर्ण रूप से उस जो है यौनावस्था को प्राप्त भी नहीं हुई हैं। तो अली कली ही सो बंधे आगे कवन हवाल, कि आप अभी उसी में उलझे हैं कि जो पूर्ण रूप से अपनी यौनावस्था को प्राप्त नहीं हुई है रानी, फिर भी आप उसी में इतना ज़्यादा लिप्त हैं अभी से। और जब वो पूर्ण अवस्था में अपनी हो जाएंगी, पूर्ण युवा अवस्था में आ जाएंगी,
तब आपका क्या हाल होगा। ऐसा बिहारी लाल जो है राजा को जो है एक जो है चिट्ठी को यहाँ पर मतलब कि एक जो है दोहे को भेजवाते हैं और ये दोहा पढ़ करके राजा को समझ में आ जाता है। इसका अर्थ ये भी है कि जो है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी जो है किसी एक फूल के बारे में यहाँ पर बिहारी लाल महोदय फूल के माध्यम से कहने का प्रयास, मतलब कि एक छुपी हुई, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर छुपी हुई बातों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि कहे कुछ और रहे हैं लेकिन निशाना कहीं पर और साध रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अर्थ इसका मुख्य रूप से क्या निकलेगा, तो इसका अर्थ दूसरा निकलेगा, लेकिन भावार्थ हमने आपको बता दिया। अर्थ इसका है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी इस फूल में मतलब फूल भी नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ये फूल पूरा का पूरा हुआ है नहीं, विकास ही काल, मतलब अभी जो है इस पुष्प का पूरा विकास ही नहीं हुआ, अभी ये कली ही है। तो अली कली ही सो बंधे आगे कौन हवाल, अली कली, अली माने होता है भंवरा, भंवरा जो है अभी से कली में ही फंस करके रह गया है। तो जब वो फूल हो जाएगा, पुष्प जब फूल बन जाएगा, अर्थात जो पुष्प जो कली है जब पुष्प बन जाएगी, तब भंवरे का क्या हाल होगा। जब कली से ही इतना हाल है भंवरे का कि उसी में फंस गया है, कली में भंवरा फंस गया अंदर, जिस प्रकार से कलियों में भंवरे फंस जाते हैं उसी प्रकार से जो है राजा फंस चुके थे उसमें जो है मोह माया के चक्कर में। तो यही चीज़ जो है उसको उबारने के लिए जो है बात कही गई थी। किसकी है भाई, बिहारी लाल की पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 26 का बी, बिहारी लाल। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, सतसई का संबंध किससे है। हमने बताया बिहारी सतसई मात्र एक रचना किसकी है, बिहारी लाल की है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो जो भी छात्र छात्राएं लगाए होंगे उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। प्रश्न क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा भैया, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, अगला प्रश्न है 29 नंबर, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा भैया, तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। ठीक है, क्या कहा था, अलंकृत काल किसने कहा था रीतिकाल को, तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है 29 का। अगला पूछा गया था 30 नंबर प्रश्न आपसे कि मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, कीतिक बार मही, क्या है भाई, कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कीतिक बार मही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं, मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, कितिक बार मही दूध पियत भय, यह अजहूँ है छोटी। ये अनूप जलोटा जी ने इसको, मतलब ये गाना भी है एक, कि मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, लेकिन इसको लिखा किसने भाई, तो सूरदास महोदय ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, 30 नंबर का ए। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो पद्मावत है, पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो पद्मावत के रचनाकार आपके हैं भाई जो है मलिक मोहम्मद जायसी। भाषा कैसी है, अवधी भाषा है। तो उसमें जो पात्र है रत्नसेन, तो वो किसके, मतलब जो रत्नसेन पात्र है किसके, पद्मावत के, तो वो किसके प्रतीक है, शैतान के, आत्मा के, या माया के, गुरु के, तो वो आत्मा अर्थात मन के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। हीरामन तोता जो है शैतान का प्रतीक है। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, पद्मावत, पद्मावत की भाषा कैसी भाई, सब प्रश्न हमने बताए हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। पद्मावत की भाषा कैसी भाई, पद्मावत की भाषा अवधी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा। तो भक्ति काल को लोक जागरण जो काल कहा था वो कहा था हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको टॉप करना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो इन प्रश्नों को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिएगा मेरे कहने से, और विश्वास मान के चलिए, जो जिन छात्र छात्राओं ने शुक्ला IT पॉइंट का सहारा लिया है उनको बता दें कि लगभग 60% से ऊपर उनका नंबर आता है, अगर उन्होंने कुछ बहुत कम मेहनत करी है तो। बाकी तो लगभग जो है जो छात्र छात्राएं हमारे मेहनती हैं, और आप मेहनती हो, ये मुझे दिल से पता है, और ये मेरे जो है आत्मा गवाही दे रही कि आप मेहनती हो और आप मेहनत करोगे और आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे, और यही मैं आशा करता हूँ, आप लोगों से उम्मीद यही है। ओके, चलिए, और मेरे जो है आशा पर आप लोग खरे उतरिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भाई, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छुअर की यस मुकुलाई, कि सरोवर के नज़दीक जो है रानी पद्मिनी जो है वो पहुंच जाती हैं, खोपा छुअर केस मुकुलाई, अर्थात जो पीछे जूड़ा बांधे हुई है अपने बालों की उसको खोलती हैं, और वो केस जो है एक प्रकार से बिखरे बिखरे मानो रेशम के तरीके से प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा बाल उनका है। कि सरोवर माने होता है जो नदी है, जो जिसमें नहाने के लिए पद्मिनी गई हैं। इसकी व्याख्या हमने आपको बता दी है, अगर आप लोगों को व्याख्या नहीं पता तो जो है व्याख्या आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकले अपनी सखियों के साथ वो सरोवर में स्नान
स्नान करने के लिए चलती हैं, उसी सुंदरता का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी जी यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। पंक्ति किसकी भाई? मलिक मोहम्मद जायसी की है। आपका कौन सा काव्य है? तो पद्मावत महाखंड मतलब सॉरी महाकाव्य का है। ओके, अगला प्रश्न। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से में आ सकते हैं। प्रश्न यही पूछेगा। अगर मान लेते हैं अगला प्रश्न दूसरा पूछा सकता है, तो ये प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है भाई कि जो है पद्मावत मतलब पद्मावत निम्न से क्या है? खंड काव्य, महाकाव्य? तो आप बताएंगे महाकाव्य है। ठीक, प्रबंधात्मक रचना है, बिल्कुल है। देखिए, प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है? बार बार हमने चिल्ला चिल्ला करके बताया भाई, कोनो बिहारी को लगा रखा है। तो प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है भाई? तो प्रेम का पीर का कवि किसे? घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। ये बात, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। वात्सल सम्राट एवं श्रृंगार सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास जी को ही कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा जाता है। ठीक, तमाम सारी बातों को ध्यान रखिएगा। आचार्य केशवदास को छंदों का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। छंदों का अजायब घर कौन सी रचना कहलाती है? तो जो है वो रामचंद्रिका कहलाती है, केशवदास की है। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न, सुजान हित रचना किसकी भाई? तो सुजान हित, सुजान नामक वेश्या जो थी, सुजान किसकी मतलब की प्रेमिका थी? तो घनानंद की प्रेमिका थी सुजान। ठीक है, बात ध्यान रखिए। सुजान हित रचना किसकी? तो घनानंद की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 37 नंबर, रीतिबद्ध कवि नहीं है इनमें से। रीतिबद्ध कवि कौन से नहीं भाई? तो केशवदास रीतियों में बंधे थे, बिल्कुल ये अलंकार ग्रंथों की रचना करते थे, ये हैं। चिंतामणि भी हैं, बोधा आलम और ये घनानंद, ये रीति सिद्ध मतलब की रीति मुक्त कवि हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। रीतिबद्ध नहीं, रीति मुक्त हैं। जसवंत सिंह भी जो है रीतिबद्ध कवि हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। नहीं पूछ रहा है ना, तो आपके जो है चिंतामणि सॉरी बोधा ही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध काव्य धारा के हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के कौन है भाई? बिहारी लाल जो है वो रीति सिद्ध काव्य धारा के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि अजो तर मतलब क्या है? अजो तरौना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग। ये पंक्तियाँ किसकी है भाई? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ आपकी हैं बिहारी लाल की। अजो तरौना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग जो है ये पंक्तियाँ किसकी है? बिहारी लाल की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 40 नंबर, नीर सनहि कुलाय कलंक निराश कायर त्यागत प्राणे। नीर सनेहि कुलाय कलंक निराश है कायर त्यागत प्राण। नीर सनेहि कुलाय कलंक निराश है कायर त्यागत प्राण। ये पंक्तियाँ किसकी हैं भाई? ये पंक्तियाँ जो हैं आपकी घनानंद महोदय की हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। तो ये थे आपके कुल मिलाकर के 40 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर से निवेदन है कि इन प्रश्नों को आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत जो है आपका स्वागत है उस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करेंगे, और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं पेपर सॉल्व करवाता रहता हूं। साथ ही साथ आपके बीएस संबंधित क्लासेस आपके चैनल पर होती रहती हैं। अभी बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी एजी और बीएससी होम साइंस के लिए जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होता है आपका आहार एवं पोषण अर्थात फूड एंड न्यूट्रिशन, इस पेपर की वीडियो आपके समक्ष जल्द ही मतलब अभी रात के 9 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी, उसको आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।